कोरोना की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन की निगरानी करने पहुंची केंद्र सरकार की टीम ने पश्चिम बंगाल सरकार से तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर जानकारी मांगी है। खबर है कि पश्चिम बंगाल सरकार से दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे तबलीग से जुड़े लोगों की जानकारी देने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल पहुंची केंद्र सरकार की टीम ने एक बार फिर ममता सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें और स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल का दौरा करने के लिए जरूरत के मुताबिक पीपीई किट भी मुहैया नहीं कराई जा रही है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने पश्चिम बंगाल पहुंची केंद्र सरकार की टीम पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की तरफ से भेजी गई टीम ने कोरोना के हॉटस्पॉट इलाकों का दौरा तक नहीं किया। डेरेक ने आरोप यह भी लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई टीम का मकसद सिर्फ राजनीतिक वायरस फैलाने का है। MCT came to Bengal first as soon as they arrived. 3 hours after they arrived, the Home Minister called the Chief Minister of the state. You can imagine what was going on here. Their visit served absolutely no purpose because they went to areas where there were no hotspots. They declared areas where the last case was held was 2-3 weeks ago. So what is basically this was? This was basically they came there to spread the political virus. Absolutely spreading the political virus on behalf of the government of India. इस बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कई सांसद खुलकर ममता सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री देवाश्री रॉय चौधरी समेत कई बीजेपी सांसदों ने यह आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलने दे रही। बीजेपी के सांसदों का आरोप है कि उन लोगों को अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद करने से रोका जा रहा है। इसके विरोध में आज बीजेपी के तमाम नेता अपने घरों में ही सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 6 तारीख से मेरा घर पे क्वारंटाइन नोटिस झुला के गया था, जबकि वो सेंट्रल कोई बोर्ड का मतलब पोस्ट ऑफिस के दीवार में चिपका के गए थे और 13 तारीख तक डेट लगाया था। आज 26 तारीख। इस माहौल में इनका कोशिश है, जो सांसद है, जनप्रतिनिधि है, इनको घर में दबाव, उसके ऊपर दबाव डाल के इसके घर में बंद करने का। और बीजेपी सांसद जॉन बारला ने भी ममता सरकार पर उन्हें घर में ही कैद कर देने का आरोप लगाया। उन्होंने इसके विरोध में अपने घर के सामने तैनात पुलिस वालों को भगवा गमछा पहनाया। जॉन बारला का आरोप है कि उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए जरूरी सामान बांटने नहीं दिया जा रहा। फिर राशन व्यवस्था करके, सब्जी उब्जी व्यवस्था करके मैं पहुंचा। जब पहुंचा तो बीच रास्ता में फॉरेस्ट के पास हमको दोनों तरफ से दोनों पुलिस ने हमको रोक दिया। रोकने के बाद में तू हुआ कि ठीक है, आप अगर आपको लगता है राजनीति करता हूं तो आपके अपने हाथों से ये सामग्री दे के आइए, फिर भी नहीं ये इसको वापस ले जाइए। पंजाब में किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने कर्फ्यू का पालन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकारों पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया और कर्फ्यू के बीच ही सड़कों के बजाय मकानों की छतों पर चढ़कर प्रदर्शन किया। इस अनोखे प्रदर्शन की एक तस्वीर बरनाला से भी सामने आई, जिसमें कुछ मकानों की छतों से लोग झंडा लहराते दिखाई दिए। एक मकान की छत पर तो कुछ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए चक्कर काटते हुए नजर आए और इसे सरकार के खिलाफ मार्च का नाम दिया। प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा और अपने मुंह पर मास्क भी लगाए। लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार से लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की भी मांग की। पीएम स्कीम है ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2000 रुपया, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 15000 रुपया किसान ते मजदूर दे खाते च आवे। दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया में भी कोरोना वायरस से लड़ाई में रोबोट की मदद ली जा रही है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोलंबिया में लोगों के बाहर निकलने पर रोक है। ऐसे में वहां घरों तक सामान पहुंचाने वाली कंपनियां रोबोट की मदद ले रही हैं। सामने आए वीडियो में कुछ रोबोट ग्राहकों के घर तक सामान पहुंचाते नजर आए। खास तरह के रोबोट जीपीएस जैसी तकनीक से लैस हैं और ये अपने आप ग्राहक का घर ढूंढ लेते हैं। भेजे जाने से पहले इन रोबोट को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाता है और उनमें जरूरी जानकारी दर्ज की जाती है। सामान रखे जाने के बाद ये रोबोट अपने आप ग्राहक के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन रोबोट की मदद से राशन और खाने पीने के सामान के अलावा कई दूसरी चीजें भी सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। Hasta ahora, para el momento, para hoy en día, llevamos ya 100,000 domicilios
उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक सब्जी बाजार में भारी भीड़ जुट गई। वहां एक स्कूल परिसर में सब्जी की मंडी लगाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई। पूरी सब्जी मंडी में जहां देखो वहां बस लोग नजर आए। सब्जी खरीदने के लिए जमा हुई भीड़ में ना लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया और ना ही किसी ने मास्क लगा रखा था। लॉकडाउन के बीच पुलिस वाले नियमों का सख्ती से पालन करवाने के साथ ही कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं जो परेशान लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। गुरुग्राम में पुलिस की एक टीम ने ऐसे ही एक बच्चे को खुशी दी जिसका जन्मदिन था। पुलिस की टीम अचानक उस बच्चे के घर के बाहर पहुंची और घर वालों को बाहर बुलाया। वहां जैसे ही बच्चा अपने घर से निकला, पुलिस के जवान ने उसे केक का डिब्बा थमा दिया। इसके बाद सभी ने ताली बजाकर खुशी जताई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की सख्ती के बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन के नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। यही वजह रही कि सहारनपुर पुलिस ने घरों से बेवजह बाहर निकले कुछ लोगों को पकड़ लिया और फिर थाने ले जाकर उन्हें सबक सिखाया। कुछ लोगों से पुलिस वालों ने कसरत करवाई तो कुछ लोगों से उठक बैठक लगवाई। इस कार्रवाई के दौरान इन सभी को एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा किया गया और जिन लोगों ने कसरत सही तरीके से नहीं की उन्हें पुलिस वाले फटकार भी लगाते दिखाई दिए। पुलिस वालों ने लॉकडाउन में सड़क पर घूम रहे कुछ लड़कों को पुशअप लगाने की सजा भी दी। इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और तुम इस जंग में हमारे साथ रहोगे। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन तोड़ने वालों में हॉटस्पॉट इलाके के लोग भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक गांव के लोगों ने बाहरी लोगों के घुसने पर रोक लगा दी। गांव वालों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दूसरे गांव के लोग लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर रहे थे। इसलिए शीतला गांव के बीच से गुजर रही सड़कों को गांव वालों ने पेड़ों, झाड़ियों और बांसों से जैम कर दिया और बाहरी लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी। इस रास्ते से होकर गुजरने वालों ने गांव वालों से ऐसा ना करने की अपील भी की, लेकिन गांव वाले अड़े रहे और पहरा बैठा दिया ताकि कोई भी इस रास्ते का इस्तेमाल ना कर सके। नहीं होगा। गांव वालों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने के बजाय दूसरे गांव के लोग अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं, जिससे कोरोना के फैलने का डर है। আজকের দিনে বাইরে থেকে লোক প্রচুর আসা যাওয়া করছে, তো আমরা ভাবলাম যদি বেশি আসা যাওয়া করে তাহলে আমাদের নিজেদের ক্ষতি, সংক্রমণ ছড়াবে, কাউ যদি হয়েও থাকে সংক্রমণ ছড়াবে। अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने 60 उपग्रहों की छठी खेप को अंतरिक्ष में पहुंचाया। पूरी दुनिया को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए स्पेसएक्स ने ऐसे 1000 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखा, जिसके लिए 60 उपग्रहों की छठी खेप को अंतरिक्ष में भेजा गया। इन स्टारलिंक सैटेलाइट को उनकी कक्षा में भेजने के लिए कंपनी ने अपने फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया, जिसे अमेरिका में फ्लोरिडा के एक लॉन्च पैड से छोड़ा गया। कुछ देर तक उड़ने के बाद रॉकेट का पहला हिस्सा अलग हो गया और दूसरा इंजन चालू हो गया। And it appears we have ignited that second stage engine for SES-1. पृथ्वी से करीब 300 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद इन उपग्रहों को उनकी कक्षा में छोड़ दिया गया। स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रीयूजेबल रॉकेट है जो कि मिशन पूरा होने के बाद दोबारा पृथ्वी पर लौट आया और समंदर पर तैर रहे एक प्लेटफॉर्म पर लैंड हो गया। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर एमएसएमई सेक्टर यानी लघु उद्योगों की मदद के लिए 5 सुझाव दिए। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि लॉकडाउन की वजह से लघु उद्योगों को होने वाली समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में इसका अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर होगा। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के ये सेक्टर जो है वो वेज प्रोटेक्शन पैकेज की घोषणा की जाए इसमें, और जिससे नौकरियों को बचाने, मनोबल बढ़ाने और सर पर मंडराते आर्थिक संकट को दूर करने की मदद मिलेगी। यही नहीं, उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड बनाने की भी मांग की। पीएम मोदी को सोनिया गांधी की चिट्ठी पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश इस वक्त गंभीर संकट से जूझ रहा है, ऐसे में कांग्रेस जमीन पर उतरकर लोगों की मदद के बजाय चिट्ठियां लिख रही है। जावड़ेकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के जिन कामों की लोग बड़ाई कर रहे हैं, कांग्रेस उस पर भी सवाल उठा रही है। उन्होंने इसे कांग्रेस की ओछी राजनीति करार दिया। सारी जनता जब प्रधानमंत्री के काम में हाथ बटा रही है तब कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है, नकारात्मक राजनीति कर रही है, रोज चिट्ठियां लिख रही है। भाई फील्ड में जाकर काम करो ना।
वो तो नहीं करते, यहाँ नई नई मांगे मांगते रहते हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना संकट को भारत के लिए एक अच्छा अवसर करार दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश चीन से कारोबार में अपना हाथ खींच रहे हैं, ऐसे में भारत उनके साथ अपना व्यापार बढ़ा सकता है। This is the opportunity because the China is the super economic power now, and now the alternative is only India. So now this is the time for Indian economy to make joint venture with the good companies from abroad, and now it is time for the country that we will get foreign investment, and I am confident that because of that we will increase the growth. क्या कोरोना से सरकार और लोगों में इतना डर बैठ गया है कि शवों को दफनाने और जलाने के बजाय यूं ही समुद्र में फेंका जा रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए किया जा रहा है। आखिर किस देश का हाल कोरोना से इतना बेहाल है कि वो सम्मान से अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहा है? इस वीडियो की सच्चाई देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। समुद्र के किनारे पर शवों का ढेर, लहरें अपने साथ इतने सारे शवों को किनारे तक लेकर आई। जिस तरफ नजर दौड़ाओ वहां बस शव ही शव है। कुछ शवों को काले रंग के बैग में बंद किया गया है, तो कुछ शवों को फॉरेंसिक टीम अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है। लेकिन इतने सारे शवों का एक जगह होना काफी हैरत की बात है, जिसके साथ कई सवाल जहन में आते हैं। समंदर के किनारे पड़े इन शवों का क्या राज है? क्या ये कोरोना पीड़ितों के शव हैं? और अगर हाँ, तो ये शवों से भरा किनारा आखिर किस देश का है? इतने सारे शव एक साथ यहाँ कैसे आए? और इस तरह शवों को यहाँ फेंकने की वजह क्या है? ये वीडियो हमें सोशल मीडिया पर कई जगह मिला, वो भी इस दावे के साथ कि ये शव कोरोना पीड़ित लोगों के हैं, जिन्हें डर की वजह से दफनाने की बजाय यहाँ फेंक दिया गया है। और इसी के साथ ये संदेश भी शेयर किया गया है कि अगर इस समुद्र से किसी ने मछली पकड़ी और उसे बेच दिया या किसी ने पका लिया, तो ये सभी के लिए घातक साबित हो सकता है। इससे देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या में इजाफा हो सकता है। वायरल मैसेज में लिखा गया है कि समुद्र की मछली या सी फूड खाना तुरंत बंद कर दीजिए। देखिए जरा इस वीडियो को, इससे आपको कोरोना हो सकता है। लेकिन ये मैसेज सिर्फ सोशल मीडिया वेबसाइट पर ही नहीं, बल्कि लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंच चुका है। वायरल मैसेज व्हाट्सएप पर भी पहुंच चुका है। मैसेज के साथ वायरल वीडियो में दावा किया गया है और साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी समुद्र की मछली ना खाए, क्योंकि कोरोना में मरे हुए शव को समुद्र में फेंकना चालू हो गया है। तो वो शव को मछली खाएगी और वो मछली को आप खाएंगे, तो क्या होगा आप ही सोचो। तो क्या ये दावा सच है? और अगर हाँ, तो वीडियो कहाँ का है? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कोई भी प्रशासन कैसे कर सकता है? जब कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा हो, ऐसे में शवों को इतनी तादाद में ऐसे खुले में फेंकने की गलती कोई क्यों करेगा? हमने पड़ताल शुरू की, इंटरनेट पर इस वीडियो को खंगालने की कोशिश की, जहां हमें इसी तरह का एक और वीडियो मिला, जिसे YouTube पर अपलोड किया गया था। हमने देखा कि ये वीडियो 5 साल पुराना है, यानी कि कोरोना वायरस फैलने से पहले का। इस वीडियो को यूरो न्यूज नाम से एक चैनल ने अपलोड किया था। YouTube चैनल लीबिया का है। पड़ताल के मुताबिक वायरल वीडियो को साल 2014 में YouTube पर डाला गया, यानी कोरोना वायरस फैलने से 5 साल पहले। ये शव कोरोना पीड़ित लोगों के नहीं है, ये लीबिया के समुद्र तट पर प्रवासियों के शव हैं, जो बहकर किनारों पर आ गए, जिन्हें प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया। यानी कि ये साफ था कि जिस वीडियो को कोरोना से जोड़कर कोरोना पीड़ितों के शव बताकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सी फूड खाना इस समय में शायद आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि उसे कई स्थितियों से होकर कई लोगों के हाथ से होता हुआ मार्केट में लाया जाता है।
जिसे ऐसे समय में न खाना सावधानी के तौर पर बेहतर साबित हो, क्योंकि ये सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो का दावा एकदम गलत साबित हुआ और इसी के साथ एक और बात साफ हो गई कि कोरोना काल में अफवाहों ने लोगों के दिलों में डर को बढ़ावा दिया है। लेकिन हमारी पड़ताल के जरिए हर सच को आप तक लाना ही हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और इस बीच डॉक्टर और पुलिस पर हमलों की खबर भी लगातार सामने आ रही है। देश के कई क्षेत्रों में पुलिस और मेडिकल टीम पर हमले किए गए। सोशल मीडिया पर इन घटनाओं को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। तबलीग जमात के बाद लोग किसी भी घटना को इस तरह शेयर कर रहे हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर एक नर्स की तस्वीर वायरल हो रही है, जिस पर दावा किया जा रहा है कि एक विधायक ने जबरदस्ती नर्स से मस्जिद के इमाम के पैर धुलवाए। वायरल तस्वीर को जरा गौर से देखिए। 7 लोगों वाली इस फोटो में 2 लोग खास हैं। पहले फोन पर मैसेज करने में व्यस्त टोपी पहने ये साहब, दूसरी जमीन पर उनके पैर पकड़ी नर्स। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर भी खूब वायरल है। जबरदस्त चर्चा की जा रही है। दावा है कि एक नर्स एक शख्स के पैर धो रही है जो मस्जिद के इमाम हैं, और दावे के मुताबिक पीछे सफेद शर्ट में खड़े ये शख्स उसे ऐसा करने का आदेश दे रहे हैं। इमाम के अलावा बाकी सभी लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है और जो मैसेज वायरल है उसे भी देखिए। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के विधायक वाईएसआर कांग्रेस के अब्दुल हफीज खान ने एक नर्स से जबरन इमाम के पैर धुलवाए। उन्होंने ही नर्स को इमाम के पैर धोने का आदेश दिया था। फेसबुक पर फोटो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से विधायक अब्दुल हफीज खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। यही तस्वीर कई दूसरी भाषाओं में भी शेयर की जा रही है और सभी में लगभग एक सी ही बात की गई है। कोरोना वॉरियर से बदसलूकी के दावे के साथ सोशल मीडिया में यह तस्वीर और लोगों से भी शेयर करने की अपील की गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक नर्स को इलाज से पहले मौलाना के पैर छूने पड़े, और क्या विधायक ने अपने रसूख के सहारे नर्स को पैर छूने पर मजबूर किया? हमारी पड़ताल की शुरुआत इसी से हुई कि क्या करनूल शहर के विधायक अब्दुल हफीज खान ही ये हैं, क्योंकि मास्क लगाए हुए तस्वीर में तो कोई और भी हो सकता है। इसीलिए हमने आंध्र प्रदेश विधानसभा की सरकारी वेबसाइट तलाशनी शुरू की। वेबसाइट के मुताबिक कुर्नूल जिले के शहरी इलाके से विधायक अब्दुल हफीज खान ही हैं, जो वाईएसआर कांग्रेस से ही ताल्लुक रखते हैं। अब बारी है वायरल तस्वीर की पड़ताल की। इसके लिए हमने इस तस्वीर को इंटरनेट पर खोजना शुरू किया। वायरल तस्वीर इंटरनेट पर तो नहीं मिली, लेकिन वहां हमें विधायक अब्दुल हफीज खान का फेसबुक पेज मिला। इस फेसबुक पेज ने वायरल तस्वीर का सारा सच बाहर ला दिया। 23 अप्रैल के पोस्ट में अब्दुल हफीज खान ने सोशल मीडिया के दावे को सिरे से नकार दिया। ये तस्वीर मार्च में खींची गई थी। हम रायलसीमा यूनिवर्सिटी में बने क्वारंटीन सेंटर में थे। वहां एक शख्स के पैर में चोट लगी थी और नर्स उनका देखभाल कर रही थी। हालात थोड़े गंभीर थे क्योंकि जिसे चोट लगी वो डायबिटीज के मरीज थे। मुझे नहीं पता कि जिस आदमी के पैर धोए जा रहे हैं वो कौन है। तस्वीर वायरल होने के बाद मैंने गलत जानकारी के बारे में 5 अप्रैल को कुर्नूल के वन टाउन पुलिस थाने में एफआईआर भी लिखवाई है। कुर्नूल पुलिस ने भी अपने फेसबुक पेज पर इस घटना की जानकारी दी है। तस्वीर में दिख रहे शख्स का पैर गलती से दरवाजा बंद करते वक्त उसमें दब गया था और उसके पैर से काफी खून बहने लगा था। वो डायबिटीज का मरीज था और खून नहीं रुक रहा था, इसीलिए उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। घाव गंभीर था और मरीज डायबिटिक था, इसलिए उसे परेशानी हो सकती थी।
नर्स अपना काम कर रही थी और मरीज के खून को रोकने की कोशिश में लगी हुई थी। बाद में 23 अप्रैल को विधायक अब्दुल हफीज खान ने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें चोटिल आदमी को खून निकलते हुए देखा जा सकता है। उसकी मरहम पट्टी भी हो रही है। इस तरह ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर इस तस्वीर से जुड़े दावे गलत हैं। वायरल तस्वीर में नर्स पैर नहीं धो रही बल्कि खून बहने से रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसे में किसी भी तस्वीर को शेयर करने से पहले उसकी ठीक से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल मैसेज का दावा गलत साबित हुआ। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच हुई एक शादी के बाद पुलिस की गाड़ी से दुल्हन की विदाई की गई। दिल्ली के कालकाजी में एक शख्स ने अपने बेटे की शादी के लिए पुलिस से मदद मांगी थी, जिसके बाद कालकाजी थाने के एसएचओ की मदद से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आर्य समाज मंदिर में ये शादी करवाई गई, जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी में बैठकर अपने घर चले गए। पुलिस की मदद के लिए दूल्हा और दुल्हन ने पुलिस का धन्यवाद किया। लॉकडाउन के बीच मामूली विवाद में यूपी के सुल्तानपुर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और ये बताया गया कि एक पक्ष की गाय दूसरे पक्ष के खेत में चली गई। इसके बाद विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों के साथ आमने सामने आ गए। कहासुनी बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करने का दावा किया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से डिप्रेशन में जाने से बचने का तरीका लोगों ने ढूंढ लिया है। इसका तोड़ घर में बैठे बैठे एक दूसरे को चैलेंज करने के रूप में आया है, जिसमें लोग अपने शौक भी पूरा कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से कई लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, लेकिन अपने शौक को पूरा करने के लिए वो अनोखा तरीका अपना रहे हैं। स्पेन के एक आदमी ने अपने घर पर ही चादर समेत दूसरे सामान का इस्तेमाल करते हुए बर्फ का पहाड़ बनाया और फिर स्कीइंग के अपने शौक को पूरा किया। वहीं मलेशिया के एक आदमी ने घर पर ही सर्फिंग का मजा लिया। उसने भी चादर की मदद से समुद्र की लहरें बनाई और उन पर सर्फिंग की। घर पर ही अपने शौक को पूरा करने के इस चैलेंज में दुनिया के कई देशों के लोगों में होड़ मच गई। कुछ हवाई जहाज का सफर करते नजर आए। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में अब नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई ने भी एक नई पहल की है। NSTI ने कोरोना के खिलाफ लड़ रही मुंबई पुलिस की मदद करने के लिए एक अनोखी शुरुआत की और मुंबई के पुलिस स्टेशन पर हाथ धोने की एक मशीन लगाई, ताकि मोर्चे पर तैनात पुलिस के जो जवान हैं वो इस मशीन के जरिए अपने हाथों को साफ कर सकें। पंजाब में कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। जाने माने क्रिकेटर रहे नवजोत सिद्धू ने अमृतसर में लोगों का हाल पूछा और जरूरतमंदों को राशन बांटा, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन होता नहीं दिखा। सिद्धू से मिलने और उनसे राशन लेने वालों ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये बात गौर करने वाली है कि पंजाब सरकार कोरोना की वजह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है, जबकि कांग्रेस के ही नेता सरकार के नियमों की सख्ती से पालन नहीं करवा पा रहे हैं। भाई मोबाइल एक मिनट पर। अब बात हिमाचल प्रदेश की। आज से कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील वहां दी जाएगी और अब तक राज्य में जरूरी सामान की खरीदारी के लिए कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील मिलती थी। बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक के लिए कर्फ्यू में 1 घंटे के अतिरिक्त ढील दिए जाने का फैसला किया गया है। बहुत सारे लोगों के ओर से आग्रह आ रहा था कि हमको सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए इजाज़त दी जाए, तो वो हमने 5:30 बजे से 7 बजे तक की इजाज़त दी है और शायद शिमला में शायद मैं 6 बजे से 8 बजे तक इस प्रकार से होगी। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में लोगों तक उनके अपनों का संदेश पहुंचाने के लिए एक बस की मदद ली जा रही है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए बेल्जियम में लॉकडाउन लागू है, जिस वजह से लोग घरों में कैद हैं और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से नहीं मिल सकते। ऐसे में ब्रसल्स की सड़कों पर वॉइसेस ऑफ ब्रसल्स नाम की एक बस दौड़ी, जिसने लोगों को उनके अपनों के ऑडियो मैसेज सुनाए। जैसे ही बस एक मकान के नीचे सड़क पर आई, बस में लगे लाउडस्पीकर पर ऑडियो बजने लगा। संदेश सुनकर एक बुजुर्ग और उनकी बेटी खिड़की पर आ गई और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
असल में बस से जो ऑडियो सुनाई दिया उसमें बुजुर्ग की नातिन और दूसरी महिला की बेटी की आवाज थी, जिसने अपनी नानी और माँ के लिए मैसेज भेजा था। लोगों को बस कंपनी को ऑडियो मैसेज के साथ उस मकान का पता भेजना होता है जिसमें रहने वाले शख्स तक संदेश पहुंचाना होता है। इसके बाद बस मकान के नीचे पहुंचती है और लाउडस्पीकर पर ऑडियो मैसेज बजने लगता है। अपनों की आवाज सुनकर लोग घरों की खिड़की पर दौड़े चले आते हैं। Mais ils sont très contents qu'on ait pensé à eux. Finalement, ça leur permet souvent d'un peu sortir. देश भर में कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देशवासियों से मन की बात करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 3 मई तक देश में लॉकडाउन लागू है और ऐसे में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर कोरोना और लॉकडाउन के मुद्दे पर लोगों के सामने अपने विचार रख सकते हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 256 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 3071 हो गई है। और पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में गुजरात में कोरोना से 6 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 133 हो गई है। कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा 182 मरीज अहमदाबाद में मिले हैं, जिसके बाद अहमदाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या 2003 हो गई है। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन की वजह से अपने राज्य में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों को वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गुजरात सरकार ने इसके लिए अलग अलग जिलों में सरकारी बसों को तैयार करने के लिए कहा और ये भी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद बसों के जरिए मजदूरों को पड़ोसी राज्यों की सीमाओं तक छोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, दूसरे राज्यों के जो लोग लॉकडाउन की वजह से गुजरात में फंसे हैं वो भी बस या फिर अपनी गाड़ी से वापस लौटने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आदरणीय गृहमंत्री श्री वैसा सबको मैं रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर जो बाहर के श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो अपने वतन जाना चाहते हैं। लॉकडाउन की वजह से अभी यहाँ पर भी इंडस्ट्री बंद है और कुछ दिन बंद रहने की संभावना है और उनके घर से भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी साहब को रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने कलेक्टर श्री को सूचना दी है कि जो अपने वाहन में अपनी व्यवस्था से जाना चाहते हैं उनको परमिट कीजिए। तो वही प्रोसेस हमने शुरू किया। वो लोग अपने ऑनलाइन भी वो कर सकते हैं और उसके अंदर कौन सी गाड़ी में जाना चाहते हैं, कितने लोग हैं, वो सब वो डिटेल के साथ अप्लाई करेंगे तो उनको परमिट मिल जाएगी। वो कलेक्टर ऑफिस नहीं जा सकते, ऑनलाइन ही कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के अलावा यूपी में भी तबलीगी जमात का मुद्दा उठा। यूपी सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के संपर्क की चेकिंग लगभग पूरी हो गई है। संख्या देखी है, अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बताएंगे, वो ऐसे जनपदों से है जहां तबलीगी जमात और उनसे जो जुड़े व्यक्ति हैं उनसे जो अवशेष लोगों की चेकिंग रह गई थी वो लगभग अब पूरी हो गई है और उसकी आज समीक्षा की गई कि ऐसे सभी हॉटस्पॉट्स के अंदर मजबूती से जो है कार्रवाई की जाए। फ्रांस में हुई एक रिसर्च में दावा किया गया कि सिगरेट पीने से कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा कम हो जाता है। फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिगरेट में मौजूद निकोटीन की वजह से धूम्रपान करने वालों के कोरोना की चपेट में आने का खतरा कम हो जाता है। ये स्टडी पेरिस के एक अस्पताल में कोरोना के 480 मरीजों पर की गई। इनमें 350 मरीज अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन इनमें नियमित तौर पर धूम्रपान करने वाले मरीजों की तादाद 4.5% से भी कम थी। ये स्टडी सामने आने के बाद फ्रांस के वैज्ञानिक अब कोरोना के मरीजों पर निकोटीन के असर को परखने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि धूम्रपान को बढ़ावा देना उनका मकसद नहीं है, क्योंकि धूम्रपान सेहत के लिए तो खतरनाक है और इससे कैंसर भी हो सकता है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की दवा खोजने में लगे हैं, लेकिन इस वायरस की दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के ठीक हो चुके मरीज ही इस वायरस का इलाज बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के ठीक हो चुके मरीजों के खून से ही इसे मारने की दवा या वैक्सीन बनाई जा सकती है। कोरोना वायरस की महामारी लाइलाज बनकर दुनिया पर कहर बरसा रही है। धरती के वैज्ञानिक भले ही दूसरे ग्रहों तक पहुंच गए हों, लेकिन अपने ही ग्रह पर संकट बनकर मंडराने वाले एक अनदेखे वायरस का इलाज खोजना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है।
सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस का इलाज उसके मरीजों के शरीर से ही मिलने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज का दावा है। कहते हैं समस्या में ही समाधान भी छिपा होता है। कोरोना वायरस के जिन मरीजों से दुनिया डर रही है, उन्हीं मरीजों के शरीर से ही इसको मारने वाली दवा तैयार की जा रही है। कोरोना वायरस के ठीक हो चुके मरीजों के खून में ही इसका इलाज छिपा हो सकता है। अमेरिका और चीन ने ठीक हो चुके मरीजों का ब्लड प्लाज्मा लेना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस को काबू करने के लिए कोरोना वायरस के मरीज ही काम आ सकते हैं। क्या कोरोना वायरस के मरीजों के खून से वैक्सीन बन सकती है? क्या कोरोना वायरस मरीजों के प्लाज्मा से इसकी दवा बन सकती है? लेकिन क्या कोरोना वायरस से जंग जीत चुके मरीज भी इसके इलाज में उम्मीद बनकर सामने आए हैं? हमने गूगल पर इसकी पड़ताल शुरू की। रिसर्च के बाद पता चला है कि कोरोना वायरस के मरीजों का प्लाज्मा इससे लड़ने में कारगर साबित हो सकता है। रिसर्च में यह भी पता चला है ठीक होने वाले मरीजों के शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं। ठीक होने वाले मरीजों के एंटीबॉडीज वायरस को नष्ट करते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, LNJP के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। फिलहाल ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा पर प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक हो चुके मरीज एक उम्मीद बनकर सामने आए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की साबित हुई है। लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना के मेडक से अपने घर लौट रहे एक मजदूर परिवार की पुलिस ने मदद की। छोटे छोटे बच्चों के साथ सफर कर रहे इस परिवार पर पुलिस की नजर पड़ी तो उन्होंने परिवार के खाने पीने का इंतजाम कर दिया। बच्चों के लिए गर्म दूध और ब्रेड मंगवाकर उनकी मदद कर दी गई। गरम है दूध। हेलो दूध भी हो। दिल्ली में शर्तों के साथ गली मोहल्ले और कॉलोनियों में दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा, जबकि हॉटस्पॉट में पाबंदियां लागू रहेंगी। दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय के निर्देश को लागू करने का फैसला किया। दिल्ली सरकार के मुताबिक दुकानें खोलने के बाद गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। तो दिल्ली में अब कुछ शर्तों के साथ गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं वो खुल सकेंगी। आपको बता दें केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई थी और ये राज्यों को तय करना था दरअसल कि वो क्या फैसला लेती हैं, किन इलाकों में उन्हें लग रहा है कि स्थिति ठीक है और वहां पर जो दुकानें मोहल्लों और गली में है यानी रिहायशी इलाके में जो दुकानें हैं वो खुलने की छूट दी जा सकती थी और इसी के तहत दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया। दिल्ली में शर्तों के साथ गली मोहल्ले और जो कॉलोनियां हैं उनके आसपास की जो दुकानें हैं वो खुल सकती हैं, लेकिन इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जो ग्राहक वहां पहुंच रहे हैं वो मास्क के साथ पहुंचने चाहिए और वहां कर्मचारी भी जो है, जो स्टाफ है वो 50% ही होना चाहिए दुकान का। तो ये सारे नियम भी रखे गए हैं, शर्तें भी रखी गई हैं और इन्हें भी मानना होगा और तब कोई अगर दुकान खोलना चाह रहा है तो खोल सकता है। साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं वही खुलेंगी, जबकि हॉटस्पॉट में पाबंदी लागू रहेगी। दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय के निर्देश जो है उसको लागू करने का फैसला किया है। दीपक, ये फैसला क्योंकि कल तक ही ये संभावना दिख रही थी कि दिल्ली सरकार हो सकता है कोई इस तरीके का फैसला ना ले, लेकिन दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया और ये कहा है कि नियम और शर्तों के साथ ही ये लागू भी खोली जा सकती हैं दुकानें। बिल्कुल निश्चित तौर पर अर्पिता, क्योंकि दिल्ली सरकार ने उस आदेश को देखा, उसके बाद एक दिन का समय लिया, जिसके बाद शाम को एक दिन पहले ये निर्देश दिया है कि दुकानें खुल सकती हैं। लेकिन जो हॉटस्पॉट इलाके हैं, जो दिल्ली में लगभग 95 के आसपास हॉटस्पॉट इलाके हैं और वहां पर दुकानें बिल्कुल नहीं खुलेंगी और जो दुकानें खोलने के लिए अनुमति दी गई है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाना बहुत जरूरी है और इसी वजह से इस पर निगरानी भी रहेगी। साथ ही दुकानदारों से अपील की गई है कि जो भी दुकानें खोलें और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को लेकर लोगों से जरूर अपील करते दिखें, ताकि इसका पूरा फर्क जो दुकानें खुलने हैं उससे लोगों जरूरतमंद जो लोग हैं उनको आवश्यक चीजें जरूर उपलब्ध होंगी, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन करें। अब ये देखना होगा कि आज कितने लोगों को इस आदेश के बाद दुकानें खोलते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि सुबह का समय है और अब
क्योंकि गली मोहल्लों में दुकानें जो बंद थी, क्योंकि वहां पर लोगों को काफी दिक्कतें आई थी, किसी का जो आवश्यक सेवाओं का पास नहीं बन पाता था, वो चाहते होंगे कि आज वो दुकानें खुले, तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन देखना यही होगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन करते हैं। जी, तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी कई इलाकों में मोहल्लों में दुकानों को खोलने का फैसला किया गया। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, धार, उज्जैन और खरगोन यानी 6 जिलों को छोड़कर आज से मोहल्ले के बाजार खुलेंगे। हालांकि शहरों में बाजार खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही हॉटस्पॉट वाले जो इलाके हैं वहां भी जो नियम थे वो पहले जैसे ही लागू रहेंगे। वहीं गुजरात में भी हॉटस्पॉट वाले जो इलाके उनको छोड़कर हर जिले में दुकानें खोलने का फैसला किया गया है। दिल्ली में कोरोना के 111 नए मरीज बढ़ गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना के मरीज बढ़कर 2625 हो गए हैं और दिल्ली में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है, जिसके बाद वहां कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। तो दिल्ली में कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं, इसी साथ चिंता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो आंकड़ा है वो 26 को पार कर चुका है और इसी के साथ मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 54 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। हालांकि सरकार तमाम कदम उठा रही है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चर्चा शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक राज्यों की राय के बाद ही विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। सबसे पहले अगले महीने की शुरुआत में खाड़ी देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा और इसके बाद दूसरे देशों में फंसे जो भारतीय हैं उनको भी वापस लाया जाएगा। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए ये फैसला तो ले लिया गया है कि उन भारतीयों को वापस लाया जाएगा, क्या उनको क्वारंटीन भी कराया जाएगा? इस तरीके की आगे की क्या क्या रणनीतियां रहने वाली हैं सरकारों की? देखिए, बिल्कुल तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बातचीत हो रही है केंद्र सरकार की, विदेश मंत्रालय की, और अगले महीने की शुरुआत में इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगले महीने की शुरुआत में पहले खाड़ी के देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा और राज्यों में भेजा जाएगा। वहां तमाम स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और उसके बाद ही उनके घर वापस जिन राज्यों के ये लोग होंगे वहां इन्हें भेजा जाएगा। खाड़ी के देशों को चुनने की वजह यह है कि वहां भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या अधिक है और माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या अधिक है, जो जॉब जाने की वजह से या विभिन्न वजहों की वजह से गंभीर स्थिति में है। इसलिए भारत सरकार का फोकस है कि खाड़ी के देशों से पहले शुरुआत की जाए और उसके बाद दुनिया भर में जहां भारतीय फंसे हुए हैं उनको प्राथमिकता देकर भारत वापस लाया जाए। जी, लॉकडाउन की वजह से लगभग 1 महीने से चेन्नई में फंसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के 38 मछुआरे ने घर वापस जाने के लिए समुद्र का सहारा लिया। इन मछुआरों ने चेन्नई से 20 अप्रैल को यात्रा शुरू की और कल शाम उड़ीसा पहुंचे। चेन्नई से उड़ीसा तक जाने के लिए मछुआरे समुद्री मार्ग से निकले। इनमें आंध्र प्रदेश के रहने वाले 6 मछुआरे आंध्र प्रदेश के तट पर उतर गए। बाकी के 32 मछुआरे उड़ीसा के गंजम जिले के रहने वाले थे, जो कल शाम उड़ीसा पहुंचे। वहां सभी मछुआरों को क्वारंटीन में रखा गया है। कोरोना वायरस की वजह से भारत ही नहीं दुनिया भर में खौफ का आलम है। लॉकडाउन की वजह से घरों से बाहर तो कम ही निकलना होता है। ऐसे में लोगों ने जमकर सामान इकट्ठा शुरू कर दिया है करना, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया गया कि दक्षिण अफ्रीका के एक स्टोर में जरूरी सामान लूट लिया गया, वो भी तब जब दक्षिण अफ्रीका में भी भारत की तरह लॉकडाउन है। अब कुछ और बताएं उससे पहले आप इस वायरल वीडियो को देख लीजिए। सीसीटीवी फुटेज में अफरा तफरी का माहौल है। अचानक से एक भीड़ डिपार्टमेंटल स्टोर में हमला कर देती है। फिर जितने भी लोग दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे होते हैं, अचानक भागते हुए कैमरे से गायब हो जाते हैं। दुकान पर काम करने वाला एक शख्स जो कि दरवाजे के पास खड़ा होकर काम में लगा है, वो भी भागकर एक दरवाजे के पीछे चला जाता है। इतने में भीड़ दुकान के अंदर घुस जाती है।
कुछ ही देर में भीड़ लगातार बढ़ती चली जाती है, जिसे जो मिला उसे लूटने में लग गया। लुटेरों ने पूरी दुकान तहस नहस कर डाली। 45 सेकंड के इस वायरल वीडियो में जिस तरीके से लोग दुकान लूट रहे हैं, उसे देखकर किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाएं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है, कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौरान दक्षिण अफ्रीका में लूटपाट से लॉकडाउन ढेर। शहर की सड़कों पर लोग दुकानें लूट रहे हैं, न नौकरी, न पैसा, न खाना। दक्षिण अफ्रीका में लॉकडाउन में लोग लूटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? भूख से तड़पते लोगों ने तोड़ा लॉकडाउन, दक्षिण अफ्रीका में लूटी दुकान। कुछ इसी तरह की बातें ट्विटर पर भी देखने को मिली। साशा नाम की एक लड़की ने ट्वीट किया, कोरोना वायरस के दौरान हुए लॉकडाउन में साउथ अफ्रीका में मची लूट। एक और ट्विटर यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, साउथ अफ्रीका में लॉकडाउन ध्वस्त, लोग लूट रहे हैं दुकान। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल है। ट्विटर या फेसबुक पर हर तरफ इसी की चर्चा है। सैकड़ों लोगों ने इस वीडियो को न सिर्फ देखा बल्कि शेयर भी किया। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये वीडियो वाकई दक्षिण अफ्रीका का है? क्या वीडियो का कोरोना लॉकडाउन से कोई संबंध है? क्या लॉकडाउन के दौरान ये दुकान लूटी गई? अब बारी थी इस खबर की पड़ताल की। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि ये दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान हुई एक घटना है। हमने जब इस खबर को जांचना परखना शुरू किया तो हमें एक YouTube का वीडियो मिला, हूबहू वही वीडियो जो वायरल वीडियो से फ्रेम दर फ्रेम मेल खा रहा है। लेकिन YouTube पर तो इस वीडियो को 29 मई 2018 को अपलोड किया गया था, यानी 2 साल पहले। दक्षिण अफ्रीका के क्राइम इंटेलिजेंस एंड कम्युनिटी अवेयरनेस नाम की संस्था से हमने जानकारी जुटाई। पता चला कि ये चैनल खुद को एक ऐसा मंच बताता है जो दक्षिण अफ्रीका में समाज को प्रभावित करने वाले अपराधों और अन्य मुद्दों के बारे में जानकारियां मुहैया कराता है। क्राइम इंटेलिजेंस एंड कम्युनिटी अवेयरनेस ने करीब 3 मिनट का वीडियो साल 2018 में YouTube पर अपलोड किया था। उसी वीडियो का शुरुआती हिस्सा कोरोना जैसी महामारी से जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। YouTube पर वीडियो के बारे में लिखा है, भीड़ दक्षिण अफ्रीका के मिशेल्स प्लेन सिटी के BP गैराज में स्थित पिक एंड पे में लूटपाट कर रही है। YouTube के इस वीडियो को आधार बनाकर हमने इस खबर की पड़ताल जारी रखी। दक्षिण अफ्रीका के कई अखबारों में इस वीडियो की रिपोर्टिंग भी की गई है। 29 मई 2018 की न्यूज़ रिपोर्ट में दुकानों में लूट और तोड़फोड़ के बारे में लिखा गया है। दक्षिण अफ्रीका के मिशेल्स प्लेन सिटी के व्यापारियों की दुकानों में भीड़ ने काफी तोड़फोड़ मचाई थी। ये सब वहां चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद हुआ। वुडलैंड्स इलाके में निजी जमीन पर खड़ी एक अधबनी इमारत को प्रशासन ने गिरवा दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। भीड़ ने दुकानों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। ये वीडियो तो दक्षिण अफ्रीका का है, ये तो साफ है, लेकिन ये वीडियो इस साल का नहीं है। ये वीडियो 2 साल पुराना है और इसका दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के दौरान हुए लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये लॉकडाउन के दौरान दक्षिण अफ्रीका में लूट की खबर झूठी निकली। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, यानी कहीं भी आने जाने पर पाबंदी। जिन जिन लोगों ने लॉकडाउन लगने से पहले रेलवे में टिकट कराया था, उन सभी के टिकट कैंसिल हो गए और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि टिकट कैंसिल होने पर भी पूरे पैसे वापस नहीं आ रहे। क्या टिकट कैंसिल कराने पर पूरे पैसे वापस नहीं आए? क्या रेलवे रद्द टिकट का पूरा पैसा वापस नहीं कर रहा? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यात्रियों से धोखा हो रहा है। यात्रियों को तो कैंसिल किए गए टिकटों के मैसेज भी आने लगे। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जो कैंसिलेशन चार्ज वापस न मिलने पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि लॉकडाउन में कैंसिल हुए टिकट का घोटाला करोड़ों रुपए का है, जिसके पीछे ये गणित।
3 मई 2020 तक देश की सभी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं रेलवे ने रद्द कर दी। रेलवे ने 39 लाख टिकट कैंसिल किए। मान लो एक टिकट का उदाहरण, टिकट की कीमत 523 रुपए, टिकट का रिफंड 505 रुपए, कटौती से बचा पैसा 18 रुपए, यानी 39 लाख टिकट के हिसाब से देखें तो हो गए 7 करोड़ रुपए। अब कहां गए 7 करोड़ रुपए? एक और ट्वीट देखिए। जानकारी के मुताबिक अब तक 39 लाख रेलवे टिकट कैंसिल किए गए, सभी में 10 रुपए काटे गए, यानी लॉकडाउन के दौरान 3 करोड़ 90 लाख रुपए सीधे रेलवे की जेब में। कोई 18 रुपए कटने की बात कर रहा है तो किसी ने टिकट कैंसिल कराने पर 10 रुपए कम आने की बात की है, लेकिन सबने 39 लाख टिकट कैंसिल होने की बात की है। पड़ताल के दौरान हमें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक ट्वीट मिला। ट्वीट में सूत्रों के आधार पर दावा किया गया था कि रेलवे 15 अप्रैल से 3 मई के बीच बुक किए गए 39 लाख टिकट रद्द करेगी। आगे पड़ताल करने पर हमें भारत सरकार की एक प्रेस रिलीज भी मिली। 14 अप्रैल की इस प्रेस रिलीज में टिकट के लिए गए पूरे पैसे वापस करने के साफ निर्देश हैं। लॉकडाउन के बाद रद्द ट्रेनों की टिकटों का पूरा रिफंड मिलेगा। रिफंड के पैसे ग्राहकों को ऑनलाइन भेजे जाएंगे। अगर टिकट काउंटर से खरीदा है तो यात्री 31 जुलाई 2020 तक काउंटर से पैसे वापस ले सकेंगे। प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया था कि ई टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है, उनका पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर भारतीय रेलवे यात्रियों के पैसे क्यों काट रही है? जवाब जानने के लिए हमने भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC से संपर्क किया। IRCTC वही कंपनी है जिसके पास रेलवे के टिकट बेचने का जिम्मा है। IRCTC के जनसंपर्क अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि यात्रियों के पैसे कहां काटे जाते हैं। IRCTC जो सुविधा शुल्क लेता है ऑनलाइन टिकटिंग के लिए, वो 15 रुपए नॉन AC टिकट्स की है और 30 रुपए AC टिकट्स के लिए है। और ये सुविधा बेसिकली ये है कि आप काउंटर पे नहीं जाना चाहते, घर बैठ के टिकट बुक करना चाहते हैं, ऑफिस से बुक करना चाहते हैं, तो ये सुविधा दी हुई है। इसमें ऐसा ये सिस्टम होता है, जब टिकट बुक होता है तो कोई यूज़र अगर बुक कर रहा है तो सबसे पहले उसका जो फेयर है, ट्रेन का फेयर, वो लगेगा। फिर जो सुविधा शुल्क है IRCTC की वो लगेगी, फिर प्लस बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। लॉकडाउन के दौरान जब कोई ट्रेन कैंसिल होती है तो यात्रियों को पूरा रिफंड दिया जाता है, लेकिन जो मामूली पैसे काटे जाते हैं वो सुविधा शुल्क होता है। इन पैसों का इस्तेमाल IRCTC अपने वेबसाइट मेंटेनेंस में करता है। वेबसाइट पर IRCTC रोजाना लगभग 55 लाख रुपए का खर्च करती है। काउंटर से लिए गए टिकट पर सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता। एक सिंगल टिकट पर 6 यात्री यात्रा कर सकते हैं और सुविधा शुल्क का निर्धारण टिकट से होता है, न कि यात्रियों की संख्या से। तो रिफंड है हम लोगों ने प्रोसेस कर दिया है, जबकि अब अगर काउंटर से आपने टिकट लिया होता तो काउंटर का टिकट कम से कम उसमें अभी 31 जुलाई तक का टाइम है, लेकिन आप ये देखिए कि करीब आज की डेट में या जो एवरेज बुकिंग होती थी मतलब लॉकडाउन पीरियड से पहले, वो करीब 8.5 लाख टिकट्स की थी IRCTC में। आज की डेट में केवल 10% टिकट जो 14 तारीख तक बुक हुए हैं, केवल 10% मतलब 1 लाख के करीब टिकट बुक हुए हैं। IRCTC की दलील ये है कि लोगों के जो भी पैसे कैंसिलेशन के बाद कटे हैं वो कन्वीनियंस फ़ी के तौर पर कटे हैं। कन्वीनियंस फ़ी लोगों को घर बैठे टिकट बुक करा पाने की सुविधा के लिए ली जाती है, और क्योंकि लोगों ने ये सुविधा ले ली है इसलिए कन्वीनियंस फ़ी काटा गया है। अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग कन्वीनियंस फ़ी रखा गया है, जबकि इसके अलावा भी अगर लोगों के पैसे कटे हैं तो वो बैंकों ने अपने प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर काटे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में पता चला कि रेलवे की रद्द टिकटों में घोटाले की बात गलत है। टिकट रद्द करने पर सुविधा शुल्क छोड़कर बाकी सारा पैसा वापस किया जा रहा है। जिनके पैसे इससे भी ज्यादा कटे हैं वो रेलवे या IRCTC ने नहीं, बल्कि बैंकों की प्रोसेसिंग फीस हो सकती है। लेकिन टिकट कैंसिल कराने पर पैसे कटने के सारे पुराने नियम लॉकडाउन के दौरान लागू नहीं होंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के
1990 मरीज सामने आए हैं, जबकि 49 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक मरीजों की संख्या बढ़कर 26,496 हो गई, 496 हो गई है। कोरोना के अब तक 5,804 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 824 लोगों की मौत भी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम ये, दरअसल अगर 24 घंटे के आंकड़ों को हम देखें तो ये आंकड़ा जो है वो 1900 से बढ़ गया है। मरीज 1900 से ज्यादा अब सामने आए हैं। रवि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, जहां तक मैं सही अगर समझ रही हूँ तो ये अब तक के सबसे बड़ा और ज्यादा आंकड़ा है मरीजों का। अर्पिता, बिल्कुल आपने सही कहा कि 1990 नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा फिगर है। इससे पहले जो सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे वो 1700 साढ़े 1700 के आसपास थे, लेकिन 1900 का आंकड़ा कभी नहीं पार हुआ। तो 1990 नए मामले आए हैं। ये काफी ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं पिछले कुछ समय से, जबकि मौत का आंकड़ा है वो 49 पहुंच चुका है। और हालांकि रिकवरी रेट भी बढ़ी है, 21.90% रिकवरी रेट बढ़ी है और 741 लोग 24 घंटे में ठीक हुए हैं। मामले जरूर बढ़ रहे हैं लगातार, और ये पूरा जो आंकड़ा है वो 26,000 पार कर चुका है। देश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब तक। सरकार यही बार बार कह रही है कि जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, इसको फॉलो करना है, और यही वजह है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़े बढ़ते हुए देखने को तो मिलेंगे। लेकिन अभी भी सरकार कह रही है कि मामला कंट्रोल में किया गया है सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच देश में एक अच्छी खबर भी आ रही है। देश भर में कोरोना के मरीजों की रफ्तार बढ़ने की जो दर है वो कम हुई है। अगर पिछले 24 घंटों में हम देखें तो पूरे देश में कोरोना के मरीजों के बढ़ने का दर जो है वो घटा है। पिछले 24 घंटों में 6% की दर से कोरोना के मरीज बढ़े हैं। ये दर देश में कोरोना के 100 मरीज होने के बाद से अब तक की सबसे कम दर है। उधर गौतम बुद्ध नगर को कोरोना के 3 जोन में बांटा गया है। जिन इलाकों में पिछले 14 दिनों में मरीज मिले हैं उन्हें रेड जोन में रखा गया है, और ऐसे इलाकों की संख्या 17 है जिन्हें हॉटस्पॉट बताया गया। इसके बाद 14 दिन से कोई केस नहीं मिलने वाले 13 इलाके हैं जिन्हें ऑरेंज जोन रखा गया है, और 28 दिनों से कोरोना पॉजिटिव ना मिलने वाले 10 ऐसे इलाके उनको ग्रीन जोन में रखा गया है। यानी गौतम बुद्ध नगर के कुल 40 हॉटस्पॉट वाले जो इलाके हैं उनको 3 जोन में बांटा गया है। गुजरात के सूरत में पुलिस ने 100 से ज्यादा मजदूरों को पकड़ा है। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे ये सभी मजदूर एक ट्रक में गलत तरीके से छिपकर जा रहे थे, और ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने लॉकडाउन के बीच ट्रक को जांच के लिए रोका था, और इस दौरान सभी मजदूरों के ट्रक के अंदर छिपे होने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने सभी को ट्रक से नीचे उतारकर पकड़ लिया। बात अब मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना की बीमारी से ठीक हुए पहले मरीज ने डॉक्टरों को धन्यवाद देते हुए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर ठीक हुए मरीज ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों के पालन और मास्क लगाने की अपील की। बहुत मुश्किल, बाकी ऊपर वाला सब करा देता है, और फैमिली पूरी पीछे खड़ी है, जिसने पूरा सपोर्ट करा सबने साथ दिया। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनके लिए कुछ लापरवाही कर रहे हैं, प्लीज़ भाई लापरवाही मत करो। अपनी जान के साथ मत खेलो, दूसरे की जान के साथ मत खेलो, और प्लीज़ मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है उन लोगों से जिन लोग को कोई भी बीमारी है वो लोग चेकअप कराने नहीं आ रहे हैं भाई अपना। लॉकडाउन के बीच पेरिस में एक आदमी ने बालकनी में बैठकर गाना गाया और लोगों का मनोरंजन किया। इस तरह उसने कोरोना से जारी जंग में लगातार ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद दिया, और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए वो बालकनी में बैठ गया और गाने के साथ गिटार भी बजाता दिखा। इसके लिए उसने वहां एक माइक की भी व्यवस्था कर ली ताकि इलाके में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों का मनोरंजन भी हो सके। गाने की आवाज सुनकर सभी लोग अपने अपने मकानों की बालकनी में आ गए। यहाँ तक कि जो लोग सड़क से गुजर रहे थे वो भी वहीं रुक गए। ऐसे में पूरा इलाका तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस आदमी के अलावा एक बुजुर्ग ने भी स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए शहनाई बजाई। लॉकडाउन लागू होने की वजह से ये बुजुर्ग भी अपने मकान की बालकनी से ही सबका मनोरंजन करते नजर आए। एक लड़की बुजुर्ग के शहनाई बजाने का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड करती भी दिखाई दी, जबकि कई लोग तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई करते दिखे।
ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन के बीच एक शादी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मास्क लगाकर दूल्हा और दुल्हन ने शादी की और इस शादी में बारात की तरफ से सिर्फ 5 लोग ही शामिल हुए। पूरे समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया, जिसकी लोगों ने भी तारीफ की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुद्धिजीवियों से बातचीत की और इस दौरान जेपी नड्डा ने बुद्धिजीवियों को बताया कि केंद्र सरकार और बीजेपी कैसे कोरोना से निपटने के साथ साथ जरूरतमंदों को जरूरी चीजें पहुंचा रही है। और इसके साथ ही जेपी नड्डा समाज के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े जो बुद्धिजीवी हैं उनसे उन्होंने सुझाव भी लिए। चीन पर दुनिया से कोरोना वायरस का सच छिपाने का आरोप लग रहा है। दुनिया का हर बड़ा देश चीन पर यह आरोप लगा रहा है कि उसने कोरोना पर दुनिया से झूठ बोला। यही नहीं, अमेरिका समेत यूरोप के कई बड़े देश चीन को दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने का मुजरिम मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इन तमाम देशों के आरोप सच है और चीन वाकई गुनहगार है, तो फिर चीन को सजा कौन देगा और ये सजा होगी क्या? कोरोना फैलाने पर दुनिया चीन को देना चाहती है सजा। ट्रंप ने चीन पर लगाई कोरोना फैलाने की तोहमत। चीन पर लगे दुनिया से कोरोना का सच छिपाने के आरोप। चीन बना दुनिया का मुजरिम। आज की तारीख में कोरोना वायरस दुनिया के लिए एक ऐसी जंग बन चुका है जिसके खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। कोरोना वायरस एक ऐसी खौफनाक हकीकत बन चुका है जिसने पूरी दुनिया में जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि दुनिया के दो ताकतवर मुल्क अमेरिका और चीन कोरोना वायरस के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कोरोना वायरस को सीधे सीधे चीन की कारगुजारी करार देते हुए उसे चाइनीज वायरस का नाम तक दे चुके हैं। इस वक्त दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क कोरोना वायरस के लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के लिए सीधे चीन पर निशाना साधा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब कोरोना की वजह से चीन से तमाम व्यापारिक संबंध तोड़ने की धमकी दे चुके हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल चीन से कोरोना को रोकने के मुद्दे पर और ज्यादा पारदर्शिता चाहती हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन चीन पर कोरोना का सच छिपाने की तोहमत लगा चुके हैं। अक्टूबर नवंबर में ही ये घटना है और इस तरह की जो केसेस आना शुरू हो गए थे, लेकिन चाइना ने इसको समय रहते नहीं बताया। तो चाइना ने ऑलरेडी इसको एक छुपाने का कार्य करके एक आपराधिक कृत्य किया है और इसके ऊपर जो है जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें ये बात भी निसंदेह एक दर्ज की जाएगी। वैसे ये पहली बार नहीं है कि चीन पर पूरी दुनिया ने संगीन आरोप लगाए हों। इससे पहले भी अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों और चीन के बीच कई मुद्दों को लेकर ठन चुकी है, लेकिन कोरोना के मसले पर पूरी दुनिया चीन से कोरोना का सच जानने का दबाव बना रही है। लेकिन चीन पूरी दुनिया के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। 上个世纪80年代，艾滋病首先在美国发现，并且蔓延至全世界。 不知道给世界上多少人造成痛苦，有谁找美国追责了吗？美国的一些人必须要清楚，他们的敌人是病毒，不是中国。अब दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क चीन को कोरोना वायरस के मुद्दे पर सबक सिखाना चाहते हैं और उसके खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं।
अब जिस तरीके से चाइना लगातार शेयर खरीद रहा है, बॉन्ड खरीद रहा है, उससे चाइना की साजिश का पता चलता है। चाइना अपने आर्थिक आधिपत्य को और अपने स्ट्रेटजिक आधिपत्य को इस तरह की साजिश रच के पूरा करना चाहता है, जो कि मानवता के विरुद्ध अपराध है। दुनिया चाहे जो मर्जी कह ले, एक हकीकत यह भी है कि चीन दुनिया के तमाम बड़े देशों की एक जरूरत बन चुका है। एक ऐसी जरूरत जिसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता, और इस हकीकत से चीन भी बाखूबी वाकिफ है। चीन को इस बात का इल्म है कि अगर दुनिया के बड़े देशों ने उस पर किसी तरह की आर्थिक पाबंदियां या उसके साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म किए तो वो खुद ही मुसीबत में फंस जाएंगे। चीन दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बन चुका है। दुनिया में कोरोना वायरस फैलने से पहले चीन में दुनिया के 50% मेडिकल मास्क बन रहे थे। चीन दुनिया के लिए फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा केंद्र भी है। दुनिया चीन से बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, खिलौने और टेक्सटाइल के उत्पाद आयात करती है। अगर दुनिया चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाती है तो ये तमाम आयात रुक जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में क्या वाकई दुनिया कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार मानकर उसे किसी तरह की कोई सजा दे सकती है, या फिर उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है। फ्रांस फिलहाल चीन पर कोई भी तोहमत लगा ले, लेकिन यह बात पूरी दुनिया जानती है कि वो चीन पर कई उत्पादों के लिए निर्भर है। यही कुछ हाल ब्रिटेन का भी है। कोरोना को रोकने की जंग में ब्रिटेन ने चीन से ही कोरोना टेस्टिंग किट और वेंटिलेटर्स मंगवाए थे। चीन ब्रिटेन के साथ व्यापार करने वाले 4 बड़े देशों में से एक है। लिहाजा ब्रिटेन चीन को चाहे जो मर्जी बोल ले, लेकिन उसकी जरूरतें भी चीन के बिना पूरी नहीं होंगी। फिलहाल दुनिया चाहकर भी चीन के खिलाफ कोई कड़ा फैसला नहीं ले सकती, और ये बात चीन भी जानता है। लिहाजा वो कोरोना पर जो सच दुनिया को बता रहा है, दुनिया उसको सच मानने के लिए मजबूर है। कोरोना ने एक बार फिर चीन में दस्तक दी है। चीन में इस बार कोरोना का कहर बरपा है हार्बिन शहर में। हार्बिन शहर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शहर में कोरोना एक साइलेंट कैरियर की वजह से फैला। लिहाजा हार्बिन में भी कोरोना को रोकने के लिए वही तरीका अपनाया गया जो वुहान में अपनाया गया था, यानी लॉकडाउन। फिलहाल हार्बिन शहर में 28 दिन का लॉकडाउन लगा है ताकि कोरोना के कहर को रोका जा सके। चीन में फिर बरपा कोरोना का कहर। चीन का एक और शहर कोरोना की गिरफ्त में। एक लड़की ने फैलाया शहर में कोरोना। चीन में कोरोना रिटर्न्स। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। कोरोना के खतरे के चलते चीन सरकार ने वुहान शहर की सरहदों पर 2 महीने तक पहरा बिठा कर रखा था, और इसका नतीजा ये रहा कि शहर से कोरोना का नामो निशान मिट गया। चीन सरकार को भी लगा था कि वुहान से कोरोना के खात्मे के बाद उसने जंग जीत ली है, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर चीन के एक दूसरे शहर में दोबारा दस्तक दे दी है, और इस बार कोरोना का कहर चीन के हेलोंगजा प्रांत के हार्बिन शहर पर टूटा है। हार्बिन हेलोंगजा प्रांत का सबसे बड़ा शहर है, और इस शहर में 11 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं।
हार्बिन शहर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस शहर में कोरोना एक साइलेंट कैरियर की शक्ल में दाखिल हुआ है। ब्रिटिश अखबार द सन में छपी खबर के मुताबिक पिछले महीने न्यूयॉर्क से एक 22 साल की छात्रा कोरोना वायरस लेकर हार्बिन शहर वापस आई थी। वापस आने के बाद उसकी बदौलत उसके पड़ोसियों को कोरोना हुआ और फिर जब एक मरीज को अस्पताल ले जाया गया, उस दौरान कोरोना शहर के 2 अस्पतालों में फैल गया। अब मंगोलिया के अंदरूनी इलाकों और लियाओनिंग प्रांत में कोरोना के 70 मरीज हैं। हार्बिन शहर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक न्यूयॉर्क से वापस आई इस छात्रा को 14 दिन तक क्वारंटीन में भी रखा गया था और इस दौरान लड़की में कोरोना का एक भी लक्षण नहीं दिखा। लेकिन अब हार्बिन शहर में कोरोना के 52 मरीज हैं और 23 असिम्प्टोमेटिक केस मौजूद हैं। वो लोग ऐसा देख रहे हैं कि ज्यादातर जो केसेस बाहर से आ रहे थे, जो उनके अपने नागरिक हैं जो दूसरे देशों में थे, वो जब वापस चाइना आना उन्होंने शुरू करा तो उनके द्वारा ये संक्रमण वापस चाइना में आना शुरू हुआ। उनका कहना है कि डोमेस्टिक केसेस बहुत कम है, अंदर से जो होने वाले केसेस हैं वो काफी कम है, लेकिन जो लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं उनसे ये संक्रमण वापस चाइना में आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चीन का एक और शहर कोरोना से जूझ रहा है। हार्बिन में कोरोना को काबू में करने के लिए शहर में 28 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। किसी भी शख्स को शहर से बाहर जाने या फिर अंदर आने की इजाजत नहीं है। हार्बिन चीन का एक बड़ा औद्योगिक शहर है और ये रूस और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा से सटा हुआ है। NPR यानी नेशनल पब्लिक रेडियो की वेबसाइट पर छपी एक खबर के मुताबिक हार्बिन में कोरोना फैलने की वजह वो लोग हैं जो रूस से चीन वापस आए थे। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक हार्बिन में कोरोना फैलने की वजह 87 साल के एक बुजुर्ग चेन है। चेन 2 अप्रैल को हार्बिन के 2 अस्पतालों में रहे। इसके 4 दिन बाद उन्होंने अपने बेटे के दोस्तों के साथ डिनर किया, जिनमें से बाद में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हार्बिन शहर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक चेन की बदौलत 78 लोगों में कोरोना फैला। जिन लोगों में कोरोना फैला उनमें चेन के परिवार के लोग, अस्पताल में उनके संपर्क में आने वाले मरीज, डॉक्टर और नर्स शामिल हैं। पहले भी चीन में हार्बिन जो शहर है वो उसका जो बॉर्डर है वो रसिया से लगा हुआ है, तो रसिया से बहुत सारी फ्लाइट्स आती थी, तो जितने बाहर से लोग आते थे उनको 1 महीने का क्वारंटाइन, मतलब 28 दिन का क्वारंटाइन जरूरी था। लेकिन अभी कुछ क्लस्टर्स देखे गए हैं वो रसिया के बॉर्डर के आसपास ही हैं चीन में, और उसमें जो बात कर रहे हैं वो उसमें एक जो एपी सेंटर है, एपी सेंटर में एक मरीज है जिसने 78 केस फैलाए हैं। उसका नाम है चेन, CHEN, चेन नाम है, जो 87 ईयर्स का बुजुर्ग है। उसने मल्टीपल हॉस्पिटल में इलाज लिया, कई जगह भर्ती हुआ है। उसके बाद उसने 70 से ज़्यादा मतलब 78 लोगों को इन्फेक्शन किया है। 21 अप्रैल तक हेलोंगजा प्रांत में कोरोना के 537 केस रिपोर्ट किए गए थे और चीन सरकार के मुताबिक इनमें से 470 लोगों को इलाज के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। हार्बिन शहर के लोगों का मानना है कि चीन की सरकार शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद कम बता रही है, जबकि कोरोना उनके आसपास के शहरों में भी फैल चुका है। ये वाकई स्थानीय लोगों से फैले इन्फेक्शन होंगे तो भी ये कहा जाएगा कि ये विदेश से आए हैं, क्योंकि इन्हें स्थानीय तौर पर फैलने की बात मानने पर यह साफ हो जाएगा कि वो अभी भी महामारी को काबू में नहीं कर पाए हैं। हमारे यहाँ महामारी की स्थिति काफी गंभीर है। वुचोंग शहर में नए मामले सामने आ रहे हैं। इलाके अभी भी लॉकडाउन में है। आपको बाहर जाते वक्त मास्क पहनना पड़ता है और जब आप किसी इलाके में जाते हैं तो अपना हेल्थ कोड स्कैन करवाना पड़ता है। सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जाने की इजाजत है। हार्बिन में कोरोना फैलने की वजह जो भी रही हो, लेकिन इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि चीन में कोरोना एक बार फिर लौट आया है, एक दूसरे शहर में दहशत की एक और कहानी लिखने।